India Cut DNA, where Amit Shah, the BJP president, is in conversation with WION's editor-in-chief Sudhir Chaudhary. Listen in. सबसे बड़े सेशन में हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमित जी। धन्यवाद जी। 2014 का जब चुनाव हुआ था तब आप यूपी के इंचार्ज थे और यूपी में आपने जबरदस्त सफलता दिलाई थी। इस बार आपके जिम्मे पूरा देश है और आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पिछली बार मोदी की एक लहर थी। इस बार किस चीज की लहर है और आपका इस बार का जो रोल है पिछली बार के मुकाबले कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? देखिए, चुनौती में तो हर चुनाव चुनौती ही होता है। कोई चुनाव को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हल्के से नहीं लेते हैं, ना उसको सरलता से देखते हैं। हर चुनाव में वोट बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का संपर्क करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी पार्टी की सरकार ने किए हुए कामों को पहुंचाना, मेरी विचारधारा को, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना, ये चुनौती ही होती है। चुनाव जीतना भी एक चुनौती होती है। परंतु जहां तक वेव का सवाल है, इस बार भी पूरे देश भर में मैं घूम कर आया हूं। इस बार भी देश में मोदी वेव है और पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा लोगों के जहन तक चला गया है। अगर हम इसको फिल्मी अंदाज से देखें, इस चुनाव का प्रचार का अगर फिल्मी नाम रखना हो तो मेरे ख्याल से अपमान का बदला रखा जाएगा। देखिए, ये आप लोगों का काम है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं थी और अपेक्षाओं के अनुरूप भी काम किया है और कुछ क्षेत्र में अपेक्षा से बढ़कर काम किया है। जैसे देश में कोई नहीं मानता था कि 50 करोड़ लोगों को उनके जीवन स्तर के अंदर इतनी सरलता से 5 साल के अंदर परिवर्तन आ सकता है। ये लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही है और विशेषकर मोदी जी ने जो इसका माइक्रो प्लानिंग भी किया, मॉनिटरिंग भी किया और जहां जहां ऑब्स्टेकल थे उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल को क्लियर भी किया। इसके कारण ये सारी चीजें नीचे तक पहुंची है और देश का गौरव दुनिया में इतना बढ़ेगा, ये शायद वोट देते वक्त भी लोगों को कल्पना नहीं थी। आज पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट का वैल्यू और भारतीय पासपोर्ट को देखने का नजरिया दोनों बदला है, बढ़ा है जी। लेकिन इस बार दीदी है, बाबू है, बुआ है, बबुआ है, इतने सारे लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं आपके खिलाफ, जो शायद 2014 में इतनी शक्ति के साथ इकट्ठे नहीं हुए थे क्योंकि उस समय मोदी फैक्टर नहीं था। नहीं, मुझे लगता है कि एक अजीब प्रकार की भ्रांति इस देश के अंदर फैली हुई है, विशेषकर मीडिया में। पहले तो गठबंधन पूरा हुआ ही नहीं। यूपी के छोड़कर कहीं गठबंधन के मायने ही नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सुधीर भाई, ये 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि पहले जो मानते थे वोट बैंक नेताओं की मलकियत होती है जी, वो अब बदल आया है। अब वोटर अपने वोट का मालिक खुद हुआ है। 2 नेता 20 बाय 20 के ड्राइंग रूम में बैठकर इकट्ठा हो जाए तो जरा भी गलती मत करिएगा कि उनके मतदाता भी इसी प्रकार से इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि अब वोटर अपने वोट का मालिक किसी और को बनाना नहीं चाहता। वो स्वतः निर्णय करता है और किस प्रकार से वोट देने से देश का भला हो सकता है वो सोच कर निर्णय करता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इस समय विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं या महागठबंधन तो बिल्कुल नहीं है? मैंने ऐसा जरा भी नहीं कहा जी। ऐसा कहना उचित भी नहीं। महागठबंधन नहीं है, ये बात उचित है। प्रयास किया, मगर जब स्वार्थ के लिए गठबंधन होता है, कोई आइडियोलॉजिकल साम्यता नहीं होती है, कम से कम डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी, तब ये गठबंधन ना कभी होते हैं ना कभी टिकते हैं। यही स्थिति आज हुई जी। चुनाव से ठीक पहले ये जो पाकिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना, आतंकवाद का मुद्दा बन गया, क्योंकि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद से पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की भावना, उसको और ज्यादा बल मिला। आपको ऐसा लगता है कि इस बार राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है
वो बाकी चुनावों के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा रहने वाला है। इस बार लोग वोट देते समय पाकिस्तान के बारे में भी सोचेंगे, आतंकवाद के बारे में भी सोचेंगे, मसूद अजहर के बारे में भी सोचेंगे, इमरान खान के बारे में भी सोचेंगे और अपनी सेना के बारे में भी। नहीं, ये सोचना ही चाहिए। देश की सुरक्षा देश के हर नागरिक के लिए अहम मुद्दा होना भी चाहिए। और मुझे तो अच्छा लगता है कि चुनाव का मुद्दा देश की सुरक्षा भी बना है। तो इस एक तरीके से कहे तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। देश की सुरक्षा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, मैं मानता हूं कि ये सोचना भी गलत होगा। हर देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में, अपने सेना के जवानों की सुरक्षा के बारे में सोचना ही चाहिए और वो उनकी प्रायोरिटी की वोट देने का क्राइटेरिया भी होना चाहिए। जी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपके विरोधियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और आप लगातार देख ही रहे होंगे, कभी सबूत मांगे जा रहे हैं, कभी डेटा मांगा जा रहा है और किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है। उनका ये कहना है जल, थल, वायु और अब अंतरिक्ष में भी आपका चुनाव प्रचार बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब तो अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं। देखिए, इसको चुनाव प्रचार मानना ठीक नहीं है। पुलवामा की तिथि सरकार भला कैसे तय कर सकती है? हम नहीं तय कर सकते। ये पाक प्रेरित आतंकवादी थे, उन्होंने समय चुना है। और जब हमला होता है, 40 जवान शहीद होते हैं, तो काउंटिंग के बाद करेंगे, ऐसा सोचे क्या? विपक्ष क्या कहना चाहता है? जब भी हमला होगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये समय हम तय नहीं कर सकते। हम रिसीविंग साइड पर थे, उन्होंने हमला किया है, हमने हमला नहीं किया है। मगर हमले का जवाब देना और आत्मरक्षा के लिए जवाब देना, ये हमारा अधिकार है, जिसमें दुनिया भी वो अधिकार को अब मान्यता दे चुकी है। जी, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में फैसला लिया जा रहा था सरकार द्वारा, क्या कहीं एक बार भी पार्टी को या सरकार को यह लगा कि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ऐसे में अगर इतना बड़ा रिस्क हमने लिया और ये युद्ध अगर हो गया पाकिस्तान के साथ, तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है, या चुनावों को इसकी वजह से टालना भी पड़ सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, ऐसी चर्चाएं पार्टी के साथ नहीं होती है, ना करनी चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, बाद में मैंने पूछना भी उचित नहीं माना है। परंतु नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत कठोर फैसले लेने वाले व्यक्ति की है, त्वरित निर्णय करने वाली व्यक्ति की है। और मैं मानता हूं कि आज पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर अपने जवानों की शहीदगी का बदला कोई ले सकता है, तो वो एक तीसरा देश ही है, वो भारत। अमित जी, 2014 में चाय वाला एक नारा बन के, नारा क्या, एक टर्म निकल के आया चाय वाला। इस बार निकल कर आया चौकीदार। ये जो सारी चीजें आती हैं, ये विपक्ष आपको एक फुल टॉस दे देता है और फिर आप उसके ऊपर अपना मकान बना लेते हैं, या पहले से ये सोची समझी चीजें होती हैं? नहीं, चाय वाला भी मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्द के जो प्रयोग किए, इसमें से उभर कर आया था और चौकीदार भी उसमें से उभर कर आया है। जब व्यक्तित्व, जब नेतृत्व लोकप्रिय होता है और लोकप्रिय नेतृत्व के लिए ओछी भाषा का प्रयोग होता है, तो देश भर में से रिएक्शन आना स्वाभाविक होता है। बोलते वक्त उनको अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि आइवरी टावर में रहने वाले लोगों को नीचे धरातल क्या है मालूम नहीं होता है। तो बोल तो देते हैं, मगर जब बूमरैंग होता है तब जाकर वो फंसते हैं। चौकीदार भी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ओछे शब्दों का प्रयोग किया और ये रिएक्शन देश की जनता में से आया। देश भर की जनता, जब मोदी जी के लिए ओछे शब्दों का प्रयोग किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया गया, तो देश भर की जनता मोदी जी के साथ चट्टान की तरह आई कि आप अकेले नहीं है, मैं भी चौकीदार हूं। और ये देश की जनता बोल रही है कि मैं भी चौकीदार हूं। मैं उसी मुद्दे पर आता हूं। क्या आपको लगता है अपमान का बदला भी एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार? जनता अपने मुद्दे खुद तय करती है, जनता अपने वोट देने के कारण भी खुद तय करती है, और जनता को कोई
अब डाइवर्ट नहीं कर सकता। एक और सरकार का नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं सोच रहा था मैं आपसे पूछूं कि मोदी है तो मुमकिन है, कितनी सीटें मुमकिन है इस बार? सुधीर जी, अभी बहुत चुनाव प्राथमिक चरण में है और मैं मानता हूं कि अभी आंकड़ा देना भी उचित नहीं है और देंगे तो वास्तविकता के नजदीक का नहीं होगा। परंतु मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं, चुनाव की घोषणा के पहले मैं देश के हर राज्य में जाकर आया हूं, लगभग 138 जिलों में जाकर आया हूं। कामरूप से लेकर कच्छ तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ, अभी से भी ज्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, ये जनता की आवाज। तो आप जो आंकड़ा पूछ रहे हैं वो आंकड़ा अभी के आंकड़े से आगे ही होगा, एनडीए का भी और भाजपा का भी। जी, आपके पास 5 साल बहुत सारे मौके थे। जैसे एक मौका आपके पास था कि आप 35A को, आर्टिकल 35A को तब हटा सकते थे। आपके पास मौका था राम मंदिर को भी थोड़ा और जल्दी जल्दी उसकी तिथियां लगती, ये आपके पास मौका था। आपको ऐसा लगा कि ये जो 5 साल थे, इन 2-3 मुद्दों को लेकर 5 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला, और अब आपको ऐसा लगता होगा कि आपको एक टर्म और चाहिए इसके लिए? देखिए, ये सारे मुद्दे जिसका जिक्र आप कर रहे हो, उसके लिए राम मंदिर का जहां तक सवाल है, मामला कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू की है, एक मीडिएशन की प्रक्रिया को भी शुरू किया है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी इसका रास्ता निकल आएगा। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बिन विवादित भूमि थी, जो अधिग्रहित की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो पूरी भूमि राम जन्मभूमि न्यास को लेने का निर्णय किया है। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और सरकार का, पार्टी का कमिटमेंट क्या है वो दर्शाने वाला एक कदम है। जहां तक 35A का सवाल है, राज्यसभा में कहां हम अटके हैं आपको मालूम ही है। 2020 में राज्यसभा का भी मानचित्र बदलेगा। जी, तो एक तरीके से आपने तिथि दे दी 2020 की। नहीं, ऐसा नहीं है, राज्यसभा में हमारा बहुमत आएगा ऐसे होने का। जी अमित जी, 72,000 रुपए प्रति वर्ष गरीबों के अकाउंट में पहुंच जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी ऐलान किया चुनाव से ठीक पहले। आपका 6,000 के जवाब में उन्होंने 72,000 का ये करके जवाब दिया। इससे आपके ऊपर कितना दबाव पड़ा? जरा भी दबाव नहीं भैया, ये देश की जनता कांग्रेस के इस प्रकार के ऐलानों को जानती है। गरीबी हटाओ का नारा जवाहरलाल जी ने भी दिया, बाद में इससे अच्छे शब्दों में इंदिरा जी ने दिया, अंग्रेजी कर राजीव जी बोले और कोई भाषा में सोनिया जी भी बोली, अब फिर से राहुल जी बोल रहे हैं। तो 5 पीढ़ी से तो इस देश की जनता एक ही परिवार का नारा सुनती आ रही है, गरीबी गई नहीं। गरीबी को बदलने का काम, गरीबों की स्थिति को बदलने का काम और भाग्य हमारे नेता नरेंद्र मोदी के भाग्य में आया। ये 5 साल के अंदर 55 साल तक इन लोगों का साथ, एक परिवार का शासन रहा, 4 पीढ़ी तक शासन रहा, कुछ नहीं करा। हमने हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेज दिया, 30 करोड़ बैंक अकाउंटों को खुला, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना कर दिया है, उनको सम्मान के साथ जीने का, वो महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का एक जरिया दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिए, 2 करोड़ 35 लाख गरीबों को घर के अंदर बिजली दे दी। वो 2.5 करोड़ घर जो दिए बिजली के साथ के दिए। आज लगभग देश में कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा, सारी टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयां, सभी बड़ी बीमारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को देना शुरू किया है।
अभी मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, 4-5 दिन से मैं पूछ नहीं पाया, मगर 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी अब तक इस योजना के तहत अपना ऑपरेशन करा चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा। तो उनका काम नारे देना है, हमारा काम करना है। वो नारे दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, देश की जनता दोनों को देख रही है। जी, 2014 में जब आपके पास पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी आई थी और अब तक 2019 तक 5 साल से आपने राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ अलग अलग स्तरों पर लड़ाई लड़ी, राज्यों में कहीं कहीं, और अब काफी लंबा अनुभव आपका हो गया होगा। आप अपने इस प्रतिद्वंदी को कैसे आंकते हैं? देखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश के बहुत छोटे से हिस्से में, करीब करीब 33% हिस्से में सीधी स्पर्धा में है। 66% में अलग अलग पार्टियां हैं। हम हमारे परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी की वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, हमारे काम का आधार ही हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। इस नारे पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपसे सवाल पूछा कि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी पार्टी, उतनी बड़ी नहीं लेकिन दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को किस तरीके वो से? भी बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, महत्वपूर्ण पार्टी है, और मैं उनसे बहुत छोटा व्यक्ति हूं भैया। मेरा घराना भी छोटा है, मेरे घराने को कोई देश में जानता नहीं था। उनको तो भाग्य में जन्म के साथ ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला हुआ है। हम लोगों को तो परिश्रम करना है भाई। पर आपको ऐसा लगा कि जहां जहां आपकी कांग्रेस से लड़ाई है वो आसान है और जहां क्षेत्रीय दलों से लड़ाई है वो थोड़ी मुश्किल है? अब ऐसा नहीं कह सकते। नॉर्थ ईस्ट में हमने परफॉर्म किया है, मानो बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें बनी है, कम्युनिस्टों को हराया है त्रिपुरा के अंदर, ढेर सारी जगह पे हम अच्छा बंगाल में इस बार हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, उड़ीसा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब सब जगह पे अपना संगठन का बेस बना चुकी है और मोदी जी की लोकप्रियता इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट सब जगह है। तो हमारे कार्यकर्ता को इसका बहुत बड़ा एज मिलता है, बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और चुनाव में इससे सरलता भी होती है। जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पिछली बार आपने चमत्कार किया था उत्तर प्रदेश में। जितने चुनावी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि वो चमत्कार अब दोहराया नहीं जा सकता। 71 सीटें दोबारा लाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आपकी टैली वहां गिरेगी और मायावती और अखिलेश के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था। शुरू में आपको थोड़ी चिंता भी हुई थी, 2-4 जगह आपने कहा भी कि ये अगर गठबंधन हुआ तो नुकसान तो करेगा। आप मानते हैं ये नुकसान करेगा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा नुकसान करेगा। मैंने ये कहा कि गठबंधन हुआ है तो हमें और सजगता के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए, जब विधानसभा के चुनाव आए तब भी सारे लोग ये आकलन लगाते थे कि ये 73 वाला आंकड़ा फिर से दोहराना नामुमकिन है। उस वक्त तो मोदी लहर थी, अब क्या लहर है? कोई लहर नहीं है। सपा कांग्रेस इकट्ठा हो गए तो यूपी के 2 लड़के बड़ा नारा चला दिया मीडिया ने। सफलता के साथ ये दोनों को लॉन्च करने का भी मीडिया ने बहुत बड़ा प्रयास किया और योग भी बताने लगे कि इतने वोट कांग्रेस के थे, इतने वोट सपा के थे, दोनों का योग कर दो तो 256 सीटें होती हैं। ये सारी चीज होने के बाद जब परिणाम आया तो 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत गई। कांग्रेस अध्यक्ष की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। पिछली बार आपको करीब 3 करोड़ 43 लाख वोट मिले उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं यहां अगर इसको ऐड करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो हैं उन दोनों को जब मिला लेते हैं तो इनका वोट आपसे ज्यादा बैठता है। वोट प्रतिशत लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि 22% जमा 20% तो सीधा 42 हो गया। कितना कम होता है जी? कितना कम होता है? आंकड़ा लगाया आपने? आपका 3 करोड़ 43 लाख है, 43 लाख, और इनका आपसे थोड़ा सा ज्यादा है। मेरे पास इसमें बहु नहीं है लेकिन इससे ज्यादा है आपका। हमने 4 करोड़ 11 लाख लोगों को सीधा बेनिफिट उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके 5 साल में। जी, केंद्र सरकार और यूपी की राज्य सरकार जी। वो शायद आपके आंकड़े में रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा। देखिए, 3 करोड़ 43 लाख आपको मिले और 3 करोड़ 39 लाख इन दोनों को मिले। ठीक है, मगर हमारे जो नई वोट बैंक जनरेट हो रही है सुधीर जी, इसका परिचय हमें ही है, आपको नहीं है।
इससे एक और थ्योरी अमित जी ये निकलती है कि क्या हमारे देश में लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं? इससे पहले सदा हम ये सुनते आए कि विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देता। देखिए, यूपी के विधानसभा का चुनाव विकास के नाम पर ही था। हमने कोई नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया था, कोई मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया था। योगी जी तो बाद में बने। हम यूपी का पूरा चुनाव मोदी जी के करे हुए कामों के आधार पर ही लड़े और ये कहा कि अगर आप भाजपा को मैंडेट देते हैं तो मोदी जी यूपी की चिंता करेंगे। यही नारे के आधार पर हम चुनाव। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी मणिपुर की सरकार, कोई प्रोजेक्शन नहीं था। आसाम प्रोजेक्शन था मगर लड़े तो विकास के नाम पर ही। त्रिपुरा कोई प्रोजेक्शन नहीं था। ये सारे चुनाव विकास के आधार पर हम लड़कर जीते। उत्तराखंड कोई प्रोजेक्शन नहीं था। महाराष्ट्र कोई प्रोजेक्शन नहीं था। हरियाणा कोई प्रोजेक्शन नहीं था। झारखंड कोई प्रोजेक्शन नहीं था। ये सारे चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के काम के आधार पर लड़े और काम के आधार पर जीते हैं। काम का मतलब होता है विकास। जी, अब अगर ये मान लिया जाए कि एनडीए 2 बनेगी इसके बाद और आप दोबारा से सत्ता में आएंगे, उसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस लगातार 10 साल सत्ता से दूर रहेगी। इससे पहले इतिहास में कांग्रेस 10 साल तक दूर नहीं रही है, लेकिन उसके समर्थन वाली सरकारें तब हुआ करती थी। आपको ऐसा लगता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल सत्ता से बिल्कुल दूर रह सकती है? और आप जब आए थे तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करके आए थे। सो ये कांग्रेस मुक्त भारत पार्ट 2 होगा, उसका सीक्वल होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी कैसे चलाना, किस प्रकार से चलाना, किस प्रकार से बचाना, मेरा काम नहीं है। जो कांग्रेस के नेता है उन लोगों का काम है। मगर इतना सुनिश्चित मानता हूं कि और 5 साल उनको सत्ता से दूर ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार एक नई चीज ये भी हुई कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आप पहले से राज्यसभा में हैं। और उसकी अटकलें लोग ये लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले अगली सरकार में आप कोई महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। पिछली बार आपके पास ये विकल्प था कि आप एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का पद ले सकते थे, आपने नहीं लिया तब। क्या इस बार आप रीथिंक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी पार्टी में व्यक्ति फैसले नहीं करती है, पार्टी फैसले करती है। तो मेरे लिए फैसला मैं नहीं कर सकता। जहां तक राज्यसभा लोकसभा का सवाल है, मंत्री बनना है तो राज्यसभा से भी बन सकते हैं। इसके लिए लोकसभा लड़ने की जरूरत कहां है? सवाल इतना ही है सुधीर जी। मैं 5 टर्म भारी बहुमत के साथ एमएलए चुनकर आया हूं। इसी गांधीनगर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। जनता के मैंडेट के आधार पर विधायक या तो सदनों में जाने वाला व्यक्ति हूं। मगर जब मेरी विधायक की टर्म समाप्त हुई तब कोई लोकसभा का इलेक्शन था नहीं, तब राज्यसभा का इलेक्शन था। इसलिए मैं राज्यसभा के माध्यम से आया था। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मेरी पार्टी ने फैसला किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, जनता का मैंडेट प्राप्त कर सदन में आऊं। तो आज मैं गांधीनगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। इसमें इससे ज्यादा किसी को अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो काम दिया गया है, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं भाई, मुझे जो काम दिया गया है उससे मैं संतुष्ट हूं। और मेरी पार्टी में बहुत बड़ा पद होता है, पार्टी का अध्यक्ष पद। और मैं तो एक बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता था। उसको इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना, तो इसी में मुझे बड़ा संतोष है। आपके बारे में जब चर्चा चली रही है तो 2014 में जब आपने ये असाइनमेंट लिया उत्तर प्रदेश का कि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बनना चाहता हूं, जबकि वहां जीत असंभव सी लगती थी उस समय कभी आपने सोचा था कि आप 73 सीटें ले लेंगे और फिर बाद में अध्यक्ष भी बन जाएंगे? अध्यक्ष का तो सवाल ही नहीं था उस वक्त। मगर इतना जरूर सोचा था कि उत्तर प्रदेश में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता बहुत थे हमारे पास। सवाल था चुनावी रणनीति ठीक से तालमेल करना और कार्यकर्ताओं में जोश का, विजय का जोश भरना। मुझे भरोसा था कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और ईश्वर कृपा ही मानी जाएगी। जिस प्रकार का परिणाम आया, मोदी जी की लोकप्रियता को 100%
मत में कन्वर्ट करने में हमारे उत्तर प्रदेश यूनिट को सफलता मिली, ये ईश्वर कृपा ही कही जाएगी। क्योंकि आपके पास और विकल्प थे उस समय, आप महाराष्ट्र के इंचार्ज बन सकते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसान राज्य आप ले सकते थे अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, शायद लिए होते, शॉर्टकट लिए होते तो आज मैं यहां न बैठा होता। जी, राहुल गांधी ने जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है अमित जी, एक उत्तर प्रदेश और अब वो केरल चले गए, उसमें मेरा इतना ही कहना है कि इस बार अमेठी इनके लिए कठिन है। इसमें आपका भी कुछ योगदान है इस फैसले में? ना, मेरा कोई योगदान नहीं, अमेठी इस बार उनके लिए कठिन है। बाकी कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता। जी, आप अपना सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी इस समय किसको मानते हैं? अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग रीजनल लीडर्स हैं जो आपको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वातावरण को देखकर अपनी मेहनत कम नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वातावरण बहुत अच्छा है, इसलिए और मेहनत करने की जरूरत है, प्रचंड मार्जिन के साथ इस चुनाव को। पर फिर भी इतने सारे लोग हैं, यहां ममता बनर्जी है, कहीं मायावती है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, फिर ट्वीट भी करती हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कुछ सपना ऐसा देखकर रखा है। सपने देखने की तो सबको छुट्टी है भैया, आपको भी है, आप भी देख सकते हो, और लोकतंत्र में सबका अधिकार भी होता है चुनाव लड़ने का, लोगों के बीच में जाने का, मैंडेट प्राप्त करने का। अब उन्होंने दूसरा रास्ता सोचा होगा कोई। जी, अगर मैं पाकिस्तान पर दोबारा आपको लेकर जाऊं तो पाकिस्तान को लेकर लगातार पीछे 1-1.5 महीने में ये एक संशय लोगों के मन में बना हुआ था कि युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चैप्टर अब हमारा समाप्त हो चुका है, अब आराम से हम चुनाव में जाएंगे, या अभी भी कुछ इस बात की गुंजाइश है कि कभी भी कुछ हो सकता है? जैसे अभी खबर आई कि आज सुबह 3 बजे पाकिस्तान के कुछ और F-16 विमान देखे गए हमारे सीमा के आसपास, फिर हमारे विमान गए, उनको उन्होंने वापस भेज दिया। देखिए, कोरा अनुमान ही हो सकता है क्या होगा, मगर मैं इतना मानता हूं कि जो भी परिस्थिति होगी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाएं परिस्थिति को विजय में पलटने के लिए सुसज्ज है और हौसले के साथ तैनात खड़ी। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में दोबारा से प्रधानमंत्री का पद हो, अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस तरह की बातें जब चुनाव से ठीक पहले आती हैं तो वो कश्मीर में अपनी मजबूती करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देश को ये स्वप्न उनका कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आज तो हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष में भी अगर कहीं है और ऐसा प्रयास करा, किसी ने भी करा, तो कश्मीर में ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये 5 साल में आप कुछ मानते हैं अपने अनफिनिश्ड टास्क, कि कुछ ऐसे टास्क थे जो अभी आपके अधूरे रह गए, इसके लिए आपको और 5 वर्ष की जरूरत पड़ेगी? नहीं, काम तो बहुत सारे रह गए हैं, और जिस प्रकार से 70 साल देश चला है सुधीर जी, एक लंबे समय देश अच्छे से चले, इसकी जरूरत है। और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से 5 साल देश चलाया है, एक और 5 साल जनता हमें देगी। उसके बाद एक ग्लोबल लीडर कर एक महासत्ता बनकर हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर सूर्य की तरह दैदीप्यमान होता हुआ हम देखते हैं। इस पूरे रास्ते में अमित जी एक अड़चन दिखाई देती है, और वो है चाइना। और आपने देखा होगा मसूद अजहर के मामले में चीन ने एक बहुत नेगेटिव भूमिका निभाई, बार बार वीटो करके। तो पाकिस्तान से तो चलो हमने डील कर लिया इस बार, लेकिन चीन से हम कैसे डील करेंगे? नहीं, हमने तो डोकलाम के वक्त चीन के साथ भी बड़ी दृढ़ता के साथ काम लिया था। वीटो एक अलग प्रक्रिया है, यूएन के चलने के अपने नियम होते हैं, मगर आप जरा इसकी भी तह में जाएंगे तो ये वीटो आज हिंदुस्तान के पास होता अगर जवाहरलाल जी गलती न करते तो। एक सोने की थाली में वीटो का अधिकार रखकर जवाहरलाल जी ने ही चीन को देने का काम किया था जी। उस वक्त हिंदुस्तान को वीटो ऑफर किया गया था जी, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतंत्र थे, परंतु उन्होंने दोस्ती निभाने के लिए चीन को दिया और चीन ने बाद में भारत पर हमला किया।
तो सारी समस्याओं को ढूंढते 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 मूल तक जाते हैं तो वहीं पर निकल आती है। पिछले 5 साल में जवाहरलाल नेहरू का जितनी बार नाम लिया गया, कई बार ऐसा लगता है कि वो खुद भी इनडायरेक्टली चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। इतना बड़ा मुद्दा है नेहरू। सवाल चुनाव का नहीं है। लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रहने के कारण इनकी गलतियों को छिपाया गया। आज कश्मीर समस्या के लिए जवाहरलाल जी के कुछ फैसले जिम्मेदार है। कौन इस सत्य को ना बोल सकता है? जिसको भी बहस करनी है मैं तैयार हूं। जब हमारी फौजें अच्छा कर रही थी, पाकिस्तानी घुसपैठियों को वापस भेज रही थी, क्यों युद्ध विराम किया गया? किसको खुश करने के लिए किया? किसकी इमेज बनाने के लिए किया गया? पूरा कश्मीर हमारे पास आ सकता था उस वक्त। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो छूट गया वो उसी गलत फैसले के कारण छूट गया और बाद में मामले को यूएन में भेजा गया। इसी प्रकार की दिक्कतें जूनागढ़ में थी। आज जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। हैदराबाद में थी, हैदराबाद भारत का हिस्सा है, क्योंकि वो सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। जी, आपको कभी ऐसा लगा कि कश्मीर नीति को यू टर्न की जरूरत है, और जिस वक्त आपने महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार बनाई, वो असल में आपने 2-2.5 साल 3 साल समय बर्बाद कर दिया? इसको इस तरह से मत दिखे सुधीर जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता का था। एक खंडित जनादेश दिया था, और खंडित जनादेश भी उस प्रकार का था जब पीडीपी और बीजेपी दोनों इकट्ठा आते तभी जाकर सरकार बनती, वरना नहीं बन सकती। तो हमने एक प्रयास किया था कि देश की सुरक्षा प्रायोरिटी नंबर 1, कश्मीर और जम्मू का विकास प्रायोरिटी नंबर 2, ये दोनों मुद्दे के आधार पर हम सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। विकास का काम तो ठीक ढंग से चल ही रहा था, मगर जब सुरक्षा पर सवालिया निशान लगने शुरू हुए तब हमने हमारा समर्थन वापस ले लिया। देर नहीं लगाई। सत्ता तो हमारी भी कही है, आधे मंत्री थे हमारे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे हमारे, मगर हमने सत्ता का मोह नहीं रखा। उस वक्त तुरंत समर्थन वापस लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सरकार को तोड़ा। एक विपक्ष का पूरे 5 साल आपके ऊपर एक बड़ा आरोप यह लगा कि आपने जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको कमजोर कर दिया, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। कोई भी चीज जहां जहां भी, यहां तक कि जब आप चुनाव जीतते थे तो विपक्ष कहता था कि आपने ईवीएम में सेटिंग कर ली है, और जब वो जीतते थे तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके पक्ष में कोई फैसला आया तो यहां सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो जाते थे। ये ऐसे माहौल में काम करना, आपको ऐसा लगा काफी एनर्जी आपकी उस चीज को डील करने में भी निकल गई? हमारी नहीं जाती, आप लोगों की जाती है। हम तो काम ही कर रहे हैं, आप डिबेट पर डिबेट कर जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कितने भी कड़े फैसले हमारे खिलाफ आए, हम कभी इंपीचमेंट लेकर नहीं आए। किसने इंस्टीट्यूशन को वीक किया? हमने किया क्या? देश भर के अखबारों पर ताले किसने लगा दिए थे? 3 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिना किसी कारण बताए जेल में डाल दिया था, मिसा के अंदर। किसने किया था? हमने किया था क्या? राजनीतिक दलों पर बार बार प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया? हमने नहीं किया। हमने तो जेएनयू में नारे लगाते हुए लोगों पर सिर्फ एफआईआर करी। इंदिरा जी ने जेएनयू ही बंद कर दिया था। अब देखिए इतिहास निकालकर, इंदिरा गांधी जी ने जेएनयू पूरा बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, और ये हमें नसीहत दे रहे। उनको इतिहास पढ़ाने वाले ठीक नहीं है। अपने परिवार का जरा इतिहास पढ़ ले तो ये सवाल ही कभी न उठाए। आपको ऐसा लगा कभी, या अभी आपके मन में आशंका है कि अगर आप दोबारा जीते तो उस जीत पर भी लोग शक जाहिर करेंगे, उस जीत को भी सवालों के घेरे में ले लेंगे, उस दिन फिर ईवीएम पर सवाल उठेगा? नहीं, वो तो अभी से उठा। एक प्रतिनिधि मंडल तो मिलकर रहा है, एडवांस में ही उठा दिया है। आप काउंटिंग की वो भी राह नहीं देखते जी। उनको मालूम है जीतने वाले एडवांस में ही जाकर आए। अभी मैंने शायद 2 सप्ताह पहले जाकर मिलकर आया पूरा कुनबा, तो और प्रेस भी कर दी जी। तो आपको इस बात की आशंका है कि अभी उसके बाद तो और ज्यादा ये बल पकड़ेगा? ऐसा है सुधीर जी कि फैसला देश के चुनाव आयुक्त ने करना है।
चुनाव आयोग ने करना है, हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी इसके पहले के चुनाव आयुक्त ने कि भाई ईवीएम रखा है, आओ जरा बताओ कैसे हैक होता है। सबने बहिष्कार कर दिया। बाद में कोई असेंबली में दिखाता है, कोई इंग्लैंड जाकर प्रेस कराता है, न जाने क्या क्या करते, इतने वोट के लिए करते तो भी एक आध सीट ज्यादा आ जाती। आपके तजुर्बे के लिए भी मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप दिल्ली आए 2014 में, आप दिल्ली आए, यहीं रहने लगे स्थायी रूप से और 5 साल से यहां रह रहे हैं। पूरी व्यवस्था एक अलग तरीके से चलती थी पहले। जो बुद्धिजीवी थे, लटियंस मीडिया था, अंग्रेजी बोलने वाले जो ओपिनियन मेकर्स थे, वो एक अलग ढर्रे पर चलते थे और उन्होंने बहुत आपको रेजिस्ट किया। उस डीएनए को आप बदल पाए अभी तक? देखिए, मेरा मकसद उनको बदलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद देश को बदलना है। देश बदलेंगे तो वो अपने आप बदल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं 5 साल में विचार प्रवाह में देश के कैसे परिवर्तन आए। 5 साल पहले पूरे देश की चर्चा विदेश में नकली हिंदू टेरर के नाम से होती थी। अपनी वोट बैंक के कारण कांग्रेस ने हिंदू टेरर का आरोप लगाया था। वो हिंदू समुदाय जो कभी अपने देश के बाहर किसी पर आक्रमण नहीं किया, वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है तो भी हम चींटी को जिंदा रखने के लिए हर रोज आटा डालते हैं कि भले हमें काटे मगर उसको जिंदा रहने का अधिकार है। इसके साथ टेरर का टैग लगा था। हम कुछ नहीं बोले। आज पंचकुला का जजमेंट आया है और जजमेंट ने स्पष्ट किया है कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये फर्जी टाइप का पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमा है। सवाल वहां से खत्म नहीं होता। आपने किसको छोड़ दिया? जो पकड़े गए अभियुक्त थे उनको छोड़ दिया, जो लश्कर तैयबा के लोग थे उनको छोड़ दिया। देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है और देश की विश्व में साख गिराने का काम आपने हिंदू टेरर के नाम से किया। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू टेरर के मामले में देश भर के करोड़ों हिंदू समुदाय के लोगों की करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। करबद्ध माफी, वो नैरेटिव के साथ देश हमें दिया था। आज दुनिया में कहीं पर भी हिंदू टेरर की चर्चा नहीं है। पाकिस्तान टेरर को बढ़ावा देता है, वो चर्चा है। तो हिंदू टेरर से पाकिस्तान तक के टेरर की यात्रा हमने करी। जो अपने आप को हिंदू शब्द बोलने से भी डरते थे, नाम नहीं देते थे, आज जनोई दिखाकर बाजार में घूम रहे हैं जी कि मैं शिव भक्त हूं। ये विचार यात्रा का 5 ही साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है जी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिन लोगों ने हिंदू टेरर जो वर्ड कॉइन किया, वो आज सबसे ज्यादा अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। वही सबसे ज्यादा मैं यही कह रहा हूं कि देश के विचार प्रवाह में, देश के विचार की यात्रा में इतना बड़ा अंतर आया है। मैं मानता हूं कि ठीक रास्ते पर जा रहा है। इसका जो टाइमिंग था चुनाव में आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, ये जो फैसला जो आया है? नहीं, इसको चुनाव के साथ जोड़कर मत देखिए। देश के एक ऐसा समुदाय जिसने आज तक इतिहास में कितने आक्रमण सहे, कभी आक्रमण नहीं करा। हम पर शक आए, हुण आए, मुगल आए, तुगलक आए, खिलजी आए, न जाने कितने आए, हम कहीं किसी के वहां नहीं गए। इतने सहिष्णु हिंदू समुदाय को आपने टेररिस्ट कह दिया। श्री राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत के सामने किया था, विकीलीक में आया था, बाद में गार्डियन में भी छपा था। उन्होंने कहा था कि लश्कर तोयबा तो कोई सवाल प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम हिंदू टेरर है। और मैं चाहता हूं कि देश की जनता इनको पूछे जब वोट लेने के लिए आए, और पूछना चाहिए देश की जनता ने कि क्या अधिकार है आपको ऐसा करने का। इससे संबंधित एक सवाल है पश्चिम बंगाल को लेकर। आपने वहां भी काफी संघर्ष किया पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का जो होल्ड था वहां ऐसा था कि आपको भी कई बार उन्होंने घुसने नहीं दिया वहां, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। ढेर सारे मुकदमे मेरे पर दर्ज कर दिए। अभी मैं हलफनामा देकर आया हूं भाई,
पर्चा डालने में। 5 मुकदमे डाल दिए हैं मुझ पर, सिर्फ रोकने का प्रयास नहीं किया है। मगर मैं ममता जी के मुकदमों को, मेरा वो बड़ी है आयु में, आशीर्वाद मानता हूं। और अगर आप चाहती हो, सोचती हो कि इससे आप रोक पाओगी, तो कभी नहीं रोक पाओगी आप। पर ममता बनर्जी का जो वहां पूरा जो किला है, उसको आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे, कैसे क्रैक करेंगे, जब वो एंट्री नहीं करने दे रही है आपको? तो देखिए, चुनाव के वक्त रोक नहीं सकता। चुनाव के वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भारत के चुनाव आयुक्त के हाथ में होता है, लॉ एंड ऑर्डर भी भारत के चुनाव आयुक्त के हाथ में होता है। और साहब, जब जनता खिलाफ हो जाती है, तब गुंडे आपको बचा नहीं सकते हैं। ये सवाल मुझे लगता है इस बार ममता दी को इसका परिचय होगा कि जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है, इसका परिचय इस बार। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जहां सीबीआई भी जा नहीं सकती, वहां ईडी भी जा नहीं सकती। ऐसा माहौल पैदा हो गया वहां। और फिर भी आप हमें कहते हो हमने इंस्टीट्यूशन तोड़ दिए। जरा इनके लिए तो बोलो भैया कभी। नहीं, वो कभी हमसे मिलेंगे तो हम जरूर उनसे ये सवाल पूछेंगे। अब हमारा आखिरी चरण है अमित जी। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमें ये पता चला कि अगली सरकार के भी 100 दिन का लक्ष्य तय कर लिया गया है, प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो। और इस बार इतना सरल है कि जनता का जो मूड दिखाई पड़ता है, इसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। स्वाभाविक रूप से 2022 तक का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। जब आजादी के 75 साल हो गए, इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर न हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको टीका न लगा हो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली न हो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पीने का पानी नहीं हो, कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसके लिए अपने स्वयं के घर के अंदर शौचालय उपलब्ध न हो। मैं मानता हूं ये लक्ष्य हमने चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं रखा है, देश की आजादी के 75 साल को ध्यान में रखकर रखा है। और ईश्वर हमें इतना आशीर्वाद जरूर देगा कि 75 साल जब होंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा? 2 पहलू होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जाएगा, और दूसरा, जनता के साथ में रहते हैं तो जनता को जानने के कारण भी इस तरह की बातें हो सकती है। मुझे मालूम नहीं है क्या है, तो काउंटिंग ही बताएगा। परंतु आज मैं फिर से कहना चाहता हूं, काउंटिंग के अंदर नंबर ऑफ सीट्स और सीट के मार्जिन देखकर दिल दहल जाएंगे सब। इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने जा रहे हैं। जी, आखिर में आपसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार 1 साल से ये चलती है कि मान लीजिए बीजेपी बहुमत से नीचे रह गई, 200 के नीचे अगर रह गई, उस समय लीडरशिप में बदलाव हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, कोई और बने, और 2-3 नाम निकल के बीच में आते रहते हैं। आप जानते हैं वो इस तरह के बयान निकलते रहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खिचड़ी पक रही है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आपका क्या कहना है? हर एक को घर में खिचड़ी पकाने का अधिकार है, और जब विशेषकर जब खिचड़ी ख्याली खिचड़ी हो, वैसे भी नेशनल फूड है, तो उसको पकाने में कोई आपत्ति नहीं होती है। मैं आपको कहता हूं, किसी की भी अगर ऐसी मंशा है, विशेषकर विपक्ष के लोगों की, तो मंशा पूरी होने वाली नहीं है। उनको निराशा हाथ लगेगी। मोदी जी अभी से बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वैसे तो आप जब चुनाव, जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन आप आते हैं सबके सामने और बताते हैं कि ये जो मैं आपका अंदाजा पहले क्या था और आज आप मैच करते हैं। जाने से पहले आज आप बताना चाहेंगे, कुछ एक आंकड़ा बताना चाहेंगे, कुछ भविष्यवाणी करना चाहेंगे? आंकड़े के लिए सुधीर जी, साच अर्थ में मैं जानता हूं आपका टीआरपी धर्म आपको बार बार ये सवाल पूछा रहा है, परंतु आंकड़े के लिए उचित समय नहीं है। अभी चुनाव बहुत प्राथमिक चरण में है, इसके लिए इस पर बोलना उचित भी नहीं होगा। अगर बोलूंगा तो वो सच्चाई के नजदीक भी नहीं होगा। जी, लेकिन कुछ ऐसा मार्क आप बता सकें कि 300 के ऊपर, 300 से नीचे? मैंने कह दिया ना कि अभी से ज्यादा, तो स्वाभाविक रूप से 282 से तो ज्यादा ही जाते हैं। जी, और इसके लिए आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है मोदी।
बिल्कुल हमारी सरकार ने 5 साल जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हमारा हर कार्यकर्ता ये उपलब्धि को लेकर घर घर जाए, अपने हर मतदाता के पास जाए और मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता को लामबंद करे। तो आपने एनडीए 2 का एजेंडा भी अभी से सेट कर लिया होगा कि एनडीए 2 अगर आई तो क्या क्या और काम करेगी? वो मोदी जी को करना है, मुझे नहीं करना है। मोदी जी जो फैसला करेंगे उसके साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ा रहकर देश के विकास में योगदान देगी। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुभकामनाएं आपको चुनाव की। और हमेशा की तरह मैं इंटरव्यू के आखिर में यही बात होती है कि अब 23 मई को हम लोग मिलेंगे। जी धन्यवाद। और आज की जो आपने बताया उसको टैली कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।